आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉसेज लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉसेज लॉ, गॉस का नियम। देखिए, गॉस का नियम में हम क्या पढ़ेंगे, गॉस का लॉ क्या कहता है। तो गॉस का लॉ कहता है कि मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। मान लीजिए हमने कह दिया Q1, Q2, Q3, हो सकता है कोई एक माइनस में भी रहे। मान लीजिए Q2 जो है माइनस आवेश है। तो गॉस साहब का कहना था कि इस बंद सतह से जो कुल फ्लक्स होगा, बंद सतह से जो टोटल फ्लक्स होगा, वो अंदर बंद सतह के भीतर उपस्थित सभी आवेश का योग, तो हम कह सकते हैं Q नेट। Q नेट का मतलब कुल आवेश, और बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस साहब का नियम है, ये गॉस साहब का फार्मूला है। और अभी यहां पर हेयर Q नेट क्या है, तो Q नेट है भीतर उपस्थित सभी आवेश का योग। तो सब आवेश का योग कीजिए। Q1 ये तो माइनस में है, माइनस Q2 और प्लस Q3। ऐसे ही मतलब हमने उदाहरण दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक बात मैं यहां पे और समझाना चाहूंगा। एक मैंने शब्द का यूज किया कि ये सतह जो है कैसा सतह है, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। ये जो है एक बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। ये सरफेस जो है वो क्लोज है। तो क्लोज सरफेस जो होगा वो एक सर्किल नहीं होगा, एक वृत्त नहीं होगा। क्लोज सरफेस होगा एक स्फेयर, एक गोला। चूड़ी जो है बंद सतह नहीं है। चूड़ी में अगर आप चाहें तो आराम से कोई पेन लेके, है ना, या अपना हाथ तो आप डालती ही हैं, लड़की लोग अंदर डालती है, वो ओपन है, वो खुला हुआ है, वो बंद सतह नहीं है। एक जो वर्ग होगा, वर्ग कहने का अर्थ क्या है, जैसे वर्ग आपका एक मान लीजिए वर्गाकार खिड़की है, स्क्वायर रूप का खिड़की है, तो खिड़की क्या बंद है, आप हाथ अंदर बाहर डाल सकते हैं। तो वृत्त, स्क्वायर, ये जो टू डायमेंशनल द्विविमीय चित्र हैं, ये बंद पृष्ठ नहीं कहलाते हैं। बंद पृष्ठ कहलाता है त्रिविमीय सतह, जैसे कि गोला, गोला चारों तरफ से बंद है। जैसे कि घन, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाव, ये सब बंद कहलाएंगे। एक बेलन, सिलेंडर, वो बंद है। जैसे सिंपल आपका आटे का डब्बा है ना, आटे का डब्बा बेलन की तरह होता है, उसको ऊपर से बंद कर दिया आपने तो बंद हो गया ना पूरा, है ना। तो ये सब बंद सतह होते हैं, ठीक है। तो बंद सतह को आप भी समझ लीजिए। अब देखिए, इसको हम अपनी भाषा के रूप में लिखेंगे कि गॉस के नियम को हम भाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अरे Q नेट में 1/एप्सिलॉन नॉट गुना करेगा तो इतना ही ना आ जाएगा। तो इस परिभाषा को हम लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान भीतर उपस्थित सभी आवेशों के योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अभी अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, for a closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट times, is 1/एप्सिलॉन नॉट times of total charge
present inside the closed surface। क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स हमने क्या बोला, फ्लक्स जो होता है कुल आवेश, सॉरी कहां लिखा, भीतर उपस्थित सभी आवेश का योग, मतलब कुल आवेश क्यूनेट का 1/ε0 गुना होता है। गुना कर दिया हमने, 1/ε0 गुना होता है। अभी देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q0/ε0। सो दिस इज गॉस लॉ। ये हमारा गॉस लॉ है, ये हमारा गॉस का फार्मूला है। अभी हमें गॉस लॉ को सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो आइए, ये पढ़ लेने के बाद हम पहले फार्मूला ही देख लिए कि गॉस नियम है क्या, अब हम गॉस नियम को सिद्ध करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में ही लिख देते हैं, क्वेश्चन, गॉस नियम को सिद्ध करें, प्रश्न हो गया है ना। प्रूफ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रूफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके लिए बच्चे एक आसान तरीका होता है जिसमें लोग क्या करते हैं कि एक गोला मान लेते हैं और गोले के केंद्र पर एक आवेश मान लेते हैं, ठीक है, कि गोले के केंद्र पर एक आवेश Q है। लेकिन वो जो है पूरा सही डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि आप साइमेट्रिकल पिक्चर को लेके प्रूफ कर रहे हैं। सममित चित्र है, गोला क्या है, सभी तरफ से समान है, केंद्र से सभी जगह दूरी आर है। लेकिन अगर कोई असममित वस्तु आ गई, अनसाइमेट्रिकल वस्तु आ गई, उस पर हमें प्रूफ करना है कि अगर अनसाइमेट्रिकल पर यह प्रूफ है तो साइमेट्रिकल पर तो प्रूफ होगा ही, है ना। टेढ़ा कुबड़ा वस्तु पर सिद्ध करना है हमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक टेढ़ा कुबड़ा सतह है, ठीक है। अब यहां पर एक आवेश स्थित है Q। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक सतह बना लिया, ठीक है, जिसकी दूरी केंद्र से कितनी है, तो r है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र बिल्कुल बाहर की तरफ निकलता है, तो हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर निकल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सतह का जो क्षेत्रफल है वो भी उधर हो, क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको फ्लक्स पढ़ाते समय कि सभी क्षेत्रफल का भी एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश होता है। मान लीजिए अगर यह हमारा हाथ एक क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर किधर होगा, तो इस हाथ पर 90 डिग्री, ऐसे है तो ऐसे, सीधा रखेंगे तो ऊपर। तो उसी तरह से हमने मान लिया कि इस क्षेत्रफल पर 90 डिग्री इधर है, ठीक है। ये इसका एरिया वेक्टर है। अभी हमने एक छोटा सा एरिया लिया है डीए, तो आप कह सकते हैं ये है डीए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। इस बात को हमने मान लिया, और यहाँ पे मान लिया कि कोण कितना बन रहा है, ठोस कोण, तो ठोस कोण बन रहा है डी ओमेगा। अभी देखो बच्चों, मैं फिर से चाहता हूं कि ये ठोस कोण का कंसेप्ट जो है मैं समझाऊं आप लोग को। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लटक जाएंगे इसमें, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्लियर करता हूं, और इसको मैं क्लियर करूंगा पहले गोले से। ये जो है डेरिवेशन में मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। ये डेरिवेशन में मैं नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम नोट कर लें तो पहले से नोट करके रख सकता है। इसका उपयोग जो है डेरिवेशन में पड़ेगा, है ना। तो आप ये कहीं पहले से नोट कर लें या बाद में कहीं नोट कर लें। देखिए, पहली बात, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, सर्कल। अभी इसकी त्रिज्या r है, ये कहिए केंद्र से, तो दोनों तरफ त्रिज्या r होगा, और इसको हम कहते हैं आर्क, हिंदी में कहते हैं चाप।
और यहां पर मान लीजिए एक कोण बना है थीटा कोण, जो कि एक समतल कोण होगा। तो हम कहते हैं चाप की लंबाई कितनी होगी, तो त्रिज्या और गुना थीटा, आर इंटू थीटा, ये आर्क का लेंथ हो जाता है। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन उसी तरह से अगर आप एक मान लीजिए गोला ले लीजिए, ये वृत्त था, ये एक गोला है, एक स्फेयर है। अभी केंद्र से हमने यहां पर एक क्षेत्रफल काटा है, एक एरिया काटा है। ध्यान से बच्चे, एक मान लीजिए चूड़ी है, समझो मेरी बात को, एक मान लो चूड़ी है, तो केंद्र से दो गो लाइन ऐसे खींचोगे तो एक यहां पर भी लाइन बनेगा, गोल लाइन बनेगा, गोल लाइन बनेगा, ठीक है। यहां पर आप क्षेत्रफल ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये एक फुटबॉल है, तो केंद्र से इस तरह से एक आइसक्रीम आप रख सकते हैं। आइसक्रीम होता है ना ऐसा कोन टाइप का, तो एक आप आइसक्रीम रख सकते हैं जो कि फुटबॉल पर एक सतह काटेगा। समझिएगा, केंद्र से ऐसे निकला है और यहां पर एक सतह काट रहा है। तो यहां पर जो कोण बना है ये प्लेन कोण नहीं है बच्चों, क्योंकि समतल कोण जो होता है वो दो रेखाओं के बीच होता है, और ठोस कोण जो होता है वो एक सतह के लिए होता है, सतह के बीच होता है। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, एक हमारे पास अगर पेज मिल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी समझाने में। देखिए इसको जो है मैं इसे कोण बना देता हूं। देखिए, तो यहां पर तो सबसे पहले देखो एक क्षेत्रफल कटेगा, ये क्षेत्रफल का निर्माण नहीं हो रहा है। ये मान लो ऐसे ये केंद्र है ना, और ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो है एक कोण बन रहा है कि नहीं, यहां पर अंदर में एक कोण बन रहा है। और ये कोण क्या लाइन के लिए है? नहीं, ये पूरा सतह, इसको कहते हैं ठोस कोण। और यहां पर क्या है, यहां पर बस दो ऐसे लाइन है ना, और इसके बीच का ऐसे कोण, यहां पर दो लाइन है और यहां पर सतह है, दोनों में अंतर है। ये कहला गया समतल कोण और ये कहला गया ठोस कोण। ठोस कोण का एसआई मात्रा क्या होता है? अस्टीरेडियन होता है, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। अभी देखिए, तो बोलिएगा सर ये क्यों पढ़ा है? दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? मान लो ये आर है, यहां पर क्षेत्रफल ए है, और यहां पर ठोस कोण को सामान्यतः ओमेगा से दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहां क्या कहेंगे, क्षेत्रफल एरिया बराबर एरिया अर्थात क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? तो यहां हम लिखते हैं आर थीटा, यहां बस कर दीजिए आर स्क्वायर थीटा, बस, ठीक है। दोनों में देखिए समानता है। अब बच्चों हम इतना सीख गए पहले तो, है ना। अच्छा, और ये थीटा नहीं, यहां ओमेगा है ना, आर स्क्वायर ओमेगा, तो कोण ही है, बस ठोस कोण है, ये समतल कोण है। अगला पॉइंट बच्चों, अब मान लीजिए क्या मैं कह रहा हूं कि यहां से हमने एक दूसरा सतह ले लिया है जो थोड़ा सा इस पर टेढ़ा है। पहले ये आप नोट कर लो, कहीं पर नोट कर लो, और इसको मैं मिटाता हूं, मैं फिर से दूसरा फिगर बनाऊंगा, ठीक है। देखो अभी देखो, तो मैंने वो समझा दिया कि किस तरह से ठोस कोण बनता है गोले में। अब देखो, मान लो यहां पर कोई हमने एक दूसरा सतह लिया है जो हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है। इसके लिए मुझे निकालना है। मैं इस चित्र को एक बार आपको फिर से समझाता हूं। देखो क्या है कि ये इस तरह से निकला है और यहां पर एक गोलाकार वृत्ताकार सतह काट रहा है, जो हमने ये उजले चौक से दिखाया है। लेकिन हमने क्या किया, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो यहां पर जो है थोड़ा सा एक झुका हुआ सतह प्राप्त हो गया है। अभी हम जानते हैं कि नॉर्मल मतलब लंब कहां से गुजरता है? तो केंद्र से। तो इसका तो नॉर्मल केंद्र से गुजर जाएगा, इस पर लंब, लेकिन इसका लंब तो केंद्र से नहीं गुजरेगा ना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे था तो इस पर 90 डिग्री ऐसे निकला, ये झुक गया है तो इस पर 90 डिग्री नीचे निकलेगा। तो इसका जो है एरिया वेक्टर इधर आ गया है। अभी अगर हम इस एरिया वेक्टर का इस ओर घटक लेंगे, मतलब इस पर घटक लेंगे, तो कितना आ जाएगा, है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये डीए का, है ना। डीए का घटक वृत्त के
क्षेत्रफल पर, मतलब अगर सर्किल पे हम इसका कंपोनेंट गिराएंगे या सीधे कहें डीए वेक्टर का घटक एन कैप की दिशा में ले तब कितना आ जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। डीए वेक्टर का घटक एन कैप की ओर, एन कैप की ओर कितना आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डीए वेक्टर अलोंग एन कैप कितना आ जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि मान लो अगर ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, हमको इस दिशा में तोड़ना है, यहां पर कोण थीटा लगा हुआ है तो इधर लिखेंगे ए cos थीटा और ठीक 90 डिग्री के बाद लिखेंगे ए sin थीटा। हालांकि हमें सिर्फ इधर कहा जा रहा है कि थीटा की तरफ तोड़िए, इसका तो बातें नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इतना ही रह जाएगा कि ए वेक्टर को इधर तोड़िएगा तो आ जाएगा ए cos थीटा। उसी तरह से डीए वेक्टर को इधर थीटा कोण से तोड़िएगा तो आ जाएगा डीए cos थीटा, है कि नहीं। ये सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, कंपोनेंट देख रहे हैं, इसका हम वेक्टर नहीं लगा रहे। वही हमने यहां चित्र में भी दर्शाया है कि ये जो पीला वाला सतह हो गया, ये जो पीला वाला सतह हो गया, अगर इसका घटक हम इस पर लेंगे, इस उजले वाले पर, है ना, इस पे, तो इधर आ जाएगा डीए cos थीटा। अगर ये डीए है तो ये छोटा वाला हो जाएगा डीए cos थीटा, जो कि वृत्त पर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था, क्या हमने सीखा था, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, अभी ना लिख के मिटाया था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या का स्क्वायर और गुना ठोस कोण, ठोस कोण, त्रिज्या का स्क्वायर और गुना ठोस कोण। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख देंगे, यहां की जगह हो जाएगा एरिया और ठोस एंगल की जगह हो जाएगा सॉलिड, ठोस कोण के लिए सॉलिड एंगल। अभी देखो बच्चों यहां क्या हो जाएगा, यहां हेयर, यहां जो है बच्चों हमारे पास जो वृत्त पर क्षेत्रफल आ रहा है वो है डीए cos थीटा। ये वृत्त पर ही ना है जी, ये वृत्त वाला ही है, जो गोला है गोले पर ही बना रहा है इतना क्षेत्रफल, तो ये हो गया डीए cos थीटा। क्षेत्रफल के जगह लिखेंगे डीए cos थीटा। त्रिज्या कितना है, तो आर ही है, तो आर स्क्वायर, और ठोस कोण कितना लिए हैं, तो छोटा सा क्षेत्रफल था डी है, तो छोटा सा कोण लिए थे डी ओमेगा, छोटा सा ठोस कोण है डी ओमेगा। अभी बच्चों इस डी ओमेगा को इधर ही रहने दो और आर स्क्वायर को भाग में लगा दो, तो हम कह सकते हैं डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो डी ओमेगा बराबर होता है डीए cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इस बात को आप लोग याद रखिए, इस बात को कहीं लिख लीजिए कि अगर एक इस तरह से डी ओमेगा बन रहा है और क्षेत्रफल जो डीए है वो वृत्त पर ना हो कि कहीं भी हो, है ना, देखिए हमने वृत्त पर लिया है, ये वाला जो झुका दिया था ये वृत्त से हटके है, तब उस वहां पे जो कोण बन रहा है ठोस कोण डी ओमेगा, उसका मान इतना होगा। स्पष्ट है आप लोग, ठीक। आइए तो ये आप नोट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए वही मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो गया है वो तो चार्ज से बिल्कुल सीधे निकल गया है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा सा झुक के आ रहा है ना, जो कि यहां हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है एन कैप की तरफ, लेकिन डीए वेक्टर जो है झुका हुआ है इस तरह से, तो ये आप पहले ही नोट कर लोगे, ठीक है। और अब मैं ये डेरिवेशन को बढ़ाता हूं, लिखेंगे माना कि एक असममित बंद पृष्ठ, ये असममित है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन है बंद, आलू के जैसा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बंद है, ठीक है। बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश स्थित है, Q आवेश स्थित है।
या इससे r दूरी पर मैं इसको मिटा रहा हूं, इससे r दूरी पर एक अल्प मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म अल्प क्षेत्रफल dA लिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके यहां आवेश के विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा सतह के dA वेक्टर के बीच थीटा कोण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, मैं बोल के लिखा रहा हूं। लेट एज्यूम ए अनसाइमेट्रिकल क्लोज सरफेस which contains a charge q inside it। हिंदी वाले बच्चे तब तक लिख लो, which contains a charge q inside it, full stop। also assume a infinitely a small surface dA from r distance to the charge, full stop। पैराग्राफ चेंज करके here electric field E vector is making an angle of theta with area vector और इस तरह से with area vector dA vector, इस तरह से करके dA vector। ठीक है, तो dA या तो अल्प सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर infinitely a small surface dA। अब dA जो है स्मॉल क्षेत्रफल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पहले ही हम सीख चुके हैं, है ना। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां ए वेक्टर नहीं लेंगे, डीए वेक्टर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सतह क्या है, डीए है, तो डीए वेक्टर लेंगे। अभी हम यह भी जानते हैं, और यहां पर बच्चों हम एक चीज और करेंगे, जब सतह हम पूरा लेंगे तो पूरा फ्लक्स आएगा, हम छोटा सा सतह ले रहे हैं तो फ्लक्स भी तो छोटा ही ना आएगा। आगे में डी लग गया मतलब छोटा, बहुत छोटा, हमने डी लगा दिया, एरिया के आगे डी मतलब बहुत छोटा एरिया, तो बहुत छोटा एरिया लिए हैं तो फ्लक्स भी तो बहुत छोटा है।
तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। डॉट मतलब क्या होता है, थीटा, जो इन दोनों के बीच का कोण है, तो इन दोनों का बीच का कोण हम जान रहे हैं यहां पे थीटा है। अभी और आ गया, और यहां पे देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र जो है इतना ही होता है, ठीक है। यहां पे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अभी पूरा फ्लक्स निकालने के लिए, है ना, पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। टू फाइंड द टोटल फ्लक्स, to find the total flux we integrate on both side, है ना, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं। कुल फ्लक्स प्राप्त करने के लिए, कुल फ्लक्स, स्टॉप इट, कान्हा कैप कहां रखा, ये ले लो, चौक ले लो, लो चौक, लो चौक से लिखो, लो। हाँ, कुल फ्लक्स प्राप्त करने के लिए हम दोनों ओर इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। हम फ्लक्स प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। आइए देखो, हम एक तरीका से और बताएंगे। ये तरीका जो अभी हम बता रहे हैं ये थोड़ा स्मार्ट है, समझदारी भरा है और छोटा भी है, लेकिन हल्का सा कठिन लगेगा समझने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा इंटीग्रेशन वगैरह का थोड़ा झमेला हो जाता है, इस कारण से। और दूसरा वाला जो तरीका बताएंगे बहुत आसान लगेगा, लेकिन वो सही नहीं है। उसमें आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। अगर 5 नंबर का डेरिवेशन है तो हो सकता है आपको 3 नंबर ही देके टरका दे। हालांकि वो बड़ा भी पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा आसान रहता है, बच्चा को याद हो जाता है फटाक से, ठीक है। तभी देखिए, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो है सही तरीका है। डी फाई इधर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई मतलब टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। इंटीग्रेशन से जो जो चीज पहले कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिए, तो आवेश बस अंदर में Q है, वो थोड़ी बदल रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं बदलता है, निश्चित रहता है। तो बदल क्या रहा है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अभी तक हमें चित्र थोड़ा थोड़ा याद है। मान लीजिए यहां पर Q है, यहां पर दूरी R है, यहां पर दूरी देखो कम नहीं जाएगा, यहां पर R का वैल्यू अलग, यहां पर R अलग, यहां पर R अलग, यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां ज्यादा है ना। तो बदल रहा है, तो R निश्चित नहीं है। उसी तरह से ये जो DA है ये भी तो अलग अलग होगा। मान लीजिए थोड़ा सा छोटा और बड़ा, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो आप यहां पे लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मान लो एरिया वेक्टर आया इधर, इतना बना थीटा। अगर आप मान लो यहां पे लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ गया और एरिया वेक्टर भी इधर ही आ गया, है ना, दोनों एक ही तरफ आ गया, तो कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा भी बदल रहा है, इसीलिए कॉस थीटा को भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। थीटा भी बदलेगा, कहीं पर कोण ज्यादा, कहीं पर कोण कम, है ना। तो थीटा भी बदलेगा, आर भी बदलेगा, एरिया भी बदलेगा, तो इन सबको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर वी नो दैट, अभी बच्चों जो मैंने आपको कहा था कि नोट कर लो, इसका जरूरत आपको पड़ेगा, देखिए उसका जरूरत आन पड़ा। वहां पर भी जो है हमने जो सतह लिया था वो वृत्त से हट के लिया था, तो उसी तरह से यहां भी आप मान सकते हो क्या कि हम जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, तो ये डी ओमेगा होता है। नोट करवाया था कि नहीं पहले ही, इसीलिए मैंने पहले ही सिखा दिया था कि ये कहां से आया। आप वीडियो में पीछे जाके या अगर कॉपी कलम में लिख रहे तो पीछे जाके देखिए ये हमने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, इसीलिए अब इसको हम यहां पुट कर देंगे। इसलिए फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर लिख देंगे डी ओमेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, डी ओमेगा मतलब ठोस कोण का कुल इंटीग्रेशन हो जाता है 4 पाई। अभी ये मैं भी समझा देता हूं कैसे। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाता है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव्ड। ये गॉस लॉ प्रूव्ड हो गया। अभी मैं ये कह रहा था कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 4 पाई कैसे हो जाता है, ये मैं समझाता हूं आपको। अगर मान लो ये एक वृत्त है, एक सर्किल है, तो सर्किल का कुल कोण कितना होता है। मान लीजिए यहां से आप चले और घूम के वापस यहीं आ गए, तो आप कहते हैं 360 डिग्री अर्थात 2 पाई, है ना। एक वृत्त के लिए टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, जिसको 2 पाई कहते हैं। उसी तरह से बच्चों एक ठोस कोण जो है, एक गोला है, तो एक गोले में सब तरफ आप घूम जाओगे तो टोटल एंगल जो बनेगा, कुल कोण जो बनेगा वो 4 पाई का बनता है। तो यहां आप क्या कर रहे थे, ठोस कोण का टोटल समेशन, मतलब ठोस कोण को टोटल जोड़ रहे थे। अगर यहां पर समतल कोण को पूरा जोड़ते तो कितना आता 360 डिग्री, क्योंकि समतल कोण का पूरा मान 360 डिग्री होता है, एक बार अगर पूरा घूम लिया जाए तो। उसी तरह से ठोस कोण का पूरा मान होता है 4 पाई, और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है पूरा मान निकालना, उसको पूरा जोड़ के निकालना। तो पूरा जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 4 पाई, समझ गए ना। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये प्रूव हो गया। तो ये हमने प्रूफ किया एक असममित सतह के लिए, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है एक बार तो मैं हट जाता हूं, आप पॉज करके रोक निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया थोड़ा डिफिकल्ट वाला डेरिवेशन। अब हम करते हैं थोड़ा आसान वाला, कि जिसमें थोड़ा आसान लगे और बच्चा को फटाफट याद हो जाए। देखिए, लेकिन मैं ये भी कह दे रहा हूं उसमें हो सकता है आपको मार्क्स फुल नहीं मिले, नंबर थोड़े काट लिए जाए। मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूं, एक तरह से गॉस नियम को भी प्रूफ किया, अब दूसरे तरह से हम गॉस नियम को प्रूफ करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। माना कि इसमें क्या है, हम गोला मान लेंगे जो कि सममित है, तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। माना कि एक गोले के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। गोले पर एक अल्प सतह क्षेत्रफल dA वेक्टर लेने पर, हम dA वेक्टर लेते हैं। अब चित्र हम बनाएंगे कि मान लीजिए यह एक गोला है ना, यह एक गोला है। अब देखिए इसके केंद्र पर एक आवेश है Q, और हमने यहां पर एक छोटा सा सतह बनाया है dA, एक छोटा सा सतह बनाया है dA। अभी बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे हम जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ऐसे बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि जो सतह होता है गोले का, तो उस पर आप लंब खींचिएगा जिधर एरिया वेक्टर होता है, तो वो भी जो है केंद्र से ही निकलेगा। जैसे कि मान लो उसका त्रिज्या निकल रहा है बाहर, तो वो भी इधर ही हो जाएगा। देखो इसी कारण से आसान हो जाता है, ये भी इधर ही निकलेगा, dA वेक्टर भी इधर ही निकलेगा। तो दोनों समानांतर ना हो गया जी, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अब ये कहीं पर भी लो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये गोला है, सममित है। तो हम यहां लिखेंगे इस बात को, यहां लिखता हूं, यहां
गोले के प्रत्येक स्थान पर डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा समानांतर है। दोनों क्या है? हर समय समानांतर है, अर्थात इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 0 डिग्री है ना। समानांतर है मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, अब विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो लिखिए। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। तो फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में कोण कितना है? तो कोण है 0 डिग्री, तो इसलिए हम लिखेंगे फाई बराबर ई डीए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 1 रहने के कारण हम लिख सकते हैं सिर्फ ई डीए। 1 से गुना होकर थोड़ी बदलेगा। और यहां पर आप ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों? चूंकि ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर आर पैरेलल, दोनों समानांतर है, इसी कारण से दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण हो गया। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे दोनों तरफ। अच्छा, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, क्या कि फ्लक्स जो है छोटा एरिया है, तो फिर से फ्लक्स भी क्या होगा? फ्लक्स भी छोटा होगा। फिर से हम कहेंगे दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर। दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, दोनों ओर अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इधर भी डी फाई का इंटीग्रेशन, इधर भी ई डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो बच्चों, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, कोई शंका की बात ही नहीं है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का कितना मान होगा? क्योंकि दूरी कितनी है? तो दूरी आर है ना। तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहां हो गया डीए वेक्टर। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये तो पूरा का पूरा मान ही नहीं बदलेगा, पूरा का पूरा मान ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर दूरी आर है ना, हर जगह पर दूरी आर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा निश्चित है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां आवेश Q से सभी स्थान पर दूरी समान है। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट रहेगा। तो इस कारण से सीधे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बाहर निकाल सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, इसको ही बाहर निकाल दिए। तो फाई बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर डीए का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां पर डीए का इंटीग्रेशन। अभी देखो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो गोले का पूरा क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पहले हम बताए थे, वहां किए थे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, तो डी ओमेगा का मतलब पूरा एंगल कितना हो सकता है, तो पूरा ठोस एंगल हो सकता है 4 पाई, तो हमने 4 पाई लिखा था, 4 पाई। अभी यहां पर डी ए, एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है गोले का, गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये इंटीग्रेशन हमको बताएगा, तो गोले का पूर्ण क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर क्या हो गया, ऊपर रह गया Q और नीचे रह गया एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया। लेकिन ये प्रूफ जो है बच्चे 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहां बहुत ज्यादा एजम्पशन कर लिया है। अगर गोला हो तब, अरे गोला नहीं हो तब, बेलन हो तब, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो प्रूफ है ये पूरा सही नहीं है, उतना पूरा भी करेक्ट नहीं है। और वो वाला हमने क्या माना था, असममित, कैसा भी सतह लो, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा कुबड़ा लिए थे, टेढ़ा कुबड़ा भी अगर लोगे तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा, कैसा भी लो। टेढ़ा कुबड़ा का मतलब क्या, कि कैसा भी लो अगर उसके अंदर Q आवेश है तो फ्लक्स होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर वैसी बात नहीं है। इस डेरिवेशन में हम मान रहे हैं कि सतह जो है एक गोला है। क्यों भैया, बेलन लो तो लो, प्रूफ अलग से बनेगा, है ना, एक घन लो तो अलग से प्रूफ बनेगा। इसीलिए ये प्रूफ आपको आसान तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये परीक्षा में आपको हो सकता है, जो अगर अच्छा प्रोफेसर चेक कर रहे हो तो आपको मार्क्स जो है काट लेंगे, देंगे जरूर, 5 नंबर में 2.5 नंबर 3 नंबर दे देंगे, और अगर बिहार बोर्ड है हो सकता है 5 नंबर भी मिल जाए, है ना। तो इसलिए आप इसको रटना है तो वही बच्चे रटे जिनको पिछला डेरिवेशन कड़ा लगा हो। ठीक, ओके। तो आज हमने गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ लिया। अब है हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।